मेरे स्नेहमयी विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। जैसा कि कल मैंने आपको मेरे बचपन के दिन पाठ का सारांश समझाया था, मैंने आप लोग को शब्दार्थ भी करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोल लें और प्रश्न किताब से देखें। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएंगे कि नंबर का उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो इसका उत्तर लिखें आप लोग। उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी, अर्थात सन 1900 ईस्वी में, 1900 में के आसपास, स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय थी। पुनः सुने। उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी, अर्थात सन 1900 के आसपास, स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय थी। उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बहुत अच्छा न था। लोग पुत्रों को अधिक महत्व देते थे। कुछ स्थानों पर तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। उनकी शिक्षा, पालन पोषण आदि को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं, जो महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही थीं। इसके बाद प्रश्न नंबर खा देखें। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? तो सभी बच्चे इसका उत्तर लिखें। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार आया है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, आज भूषण परीक्षण के माध्यम से जन्म पूर्व ही उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने से इसमें कमी आई है। दूसरे, घटते लिंगानुपात ने भी लोगों को इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया है। इससे कुछ लोगों द्वारा लड़कियों को भी शिक्षित कर लड़कों जैसा ही समझा जाने लगा है। तो मेरे बच्चों, पहले जैसे लड़कियां पैदा होती थी, उसके बाद लड़कियों को मार देते थे। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, पहले टेस्ट करा लिया, पता लग गया कि अच्छा लड़की है, तो उसे पहले ही उसका अंत कर दिया। लेकिन जब से सरकार ने सख्त कानून बनाया है, तब से इसमें सुधार आया है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा लिखेंगे। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि नंबर 1, उसके घर में उर्दू फारसी का माहौल ना था, जिससे बचपन में उसे इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। पॉइंट नंबर 2, लेखिका के मन में ये बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उसके वश की बात नहीं। तीसरा, इस भाषा को सीखने में वो रुचि नहीं लेती थी। पॉइंट नंबर 4, उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर वो चारपाई के नीचे छिप जाया करती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर लिखें। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, धार्मिक स्वभाव। लेखिका की माँ नियमित रूप से पूजा पाठ करती थीं।
वे ईश्वर में आस्था रखती थीं। वे मीराबाई के पद तथा प्रभातियाँ गाती थीं। पॉइंट नंबर 2, संस्कारी महिला। लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी, जिनका असर लेखिका पर भी पड़ा। पॉइंट नंबर 3, हिंदी संस्कृत की ज्ञाता। लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक सहिष्णुता। सा हा में छोटी की मात्रा, आधा सा, राड़ा में छोटा की मात्रा, ता तमया की मात्रा, सहिष्णुता। लेखिका की माँ धर्म सहिष्णु महिला थी। उन्होंने जवारा के नवाब के परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? तो जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार एक ही कंपाउंड में रहता था। मुसलमान और हिंदू परिवार होने के बाद भी दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों के त्योहारों को एक दूसरे के परिवार वाले मिलजुल कर मनाते थे। एक का जन्मदिन दूसरे के परिवार में मनाया जाता था। रक्षाबंधन के दिन लेखिका नवाब के बेटे को राखी बांधती थी, तो मुहर्रम के दिन लेखिका के परिवार के बच्चे हरे कपड़े पहनते थे। लेखिका के छोटे भाई को मनमोहन नाम नवाब की पत्नी द्वारा दिया गया था। आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर जगह जगह दंगे होते हैं। इनके अलावा धर्म संप्रदाय आदि के नाम पर वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है। इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव सब सचमुच स्वप्न बन गए हैं।